चलो हम चालू हो जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 11 है। अभी तक हम लोगों ने बात करी किसकी? एटम की बात की। एटम में पहले हमने क्या पढ़ा था? कितने तरीके के पार्टिकल से बनता है, उनकी डिस्कवरी पढ़ी हमने। फिर उसके बाद हम लोग आ गए मॉडल्स पे। थॉमसन का मॉडल पढ़ा, ठीक है। नील्स रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा। फिर उसके बाद नील्स बोर का मॉडल पढ़ा। फिर नील्स बोर के मॉडल में क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या कमियां थी, उनको पढ़ा हमने। बोर ने कौन कौन से फॉर्मूलाज दिए उनके बारे में पढ़ा, उनका कंपैरेटिव। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की बात कर ली, स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है, और स्पेक्ट्रम में मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रम अगर हम देखते हैं तो किसके लिए क्या फॉर्मूला, जिसमें हमने पढ़ा रेडबर्ग फॉर्मूला, जिसमें रेडबर्ग कांस्टेंट यूज होता है और उसके थ्रू हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं या वेव नंबर निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सोमरफेल्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अपना एक मॉडल दिया। नील्स बोर के बाद, नील्स बोर के मॉडल के बाद नील्स बोर और सोमरफेल्ड मिलकर के एक एसोसिएटेड मॉडल दिया था। उसको आप ये भी कह सकते हो कि क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंडेड बोल सकते हो, एक्सटेंडेड नील्स बोर लॉ, या आप बोल सकते हो सोमरफेल्ड का मॉडल। सोमरफेल्ड के मॉडल में देखो क्या क्या बातें बताई गई, उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या नया था, क्या नई चीज थी नील्स बोर के मॉडल से? सोमरफेल्ड ने बताया कि भाई जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसमें बोर ने बोला था कि सर्कुलर पाथ्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है, घूमता है ना। लेकिन सोमरफेल्ड ने बोला कि केवल सर्कुलर पाथ नहीं होते हैं, इलिप्टिकल पाथ भी होते हैं। कैसे पाथ होते हैं? एलिप्टिकल पाथ भी होते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। देख पा रहे हो आप लोग? ये एक सर्कल है, प्रॉपर सर्कल, ये देख रहे हो? इसके बारे में किसने बताया था? नील्स बोर ने बोला कि जो ऑर्बिट होगा या जो शेल होगा या जो एनर्जी लेवल होगा या स्टेशनरी ऑर्बिट जिसको हम बोलते हैं, ये कैसा होगा? कैसा बताया था नील्स बोर ने? सर्कुलर। लेकिन सोमरफेल्ड ने क्या बता दिया? सोमरफेल्ड ने बोला कि केवल सर्कुलर भी होते हैं, लेकिन केवल सर्कुलर नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? इलिप्टिकल भी प्रेजेंट है। इलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? सोमरफेल्ड। बोला इन्होंने कि इलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी होती हैं जिनकी ऑर्बिट में अगर कोई सर्कल है तो आपको पता है कि सर्कल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किस तरीके से सेंटर को लेते हुए अगर आप जाते हो तो ये क्या डायामीटर बनता है ना। तो दोनों किसी भी जगह से अगर आप डायामीटर ड्रॉ करो तो सबकी लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। सर्कल में सबको पता है। लेकिन एलिप्स अगर लेते हो आप तो एलिप्स ऐसा होता है, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे देखो तो आपका यहाँ से अगर मिलाते हो तो ये डिस्टेंस अलग होगा, और अगर यहाँ से मिलाते हो तो ये डिस्टेंस अलग होगा। दो तरीके के रेडियस आपको देखने को मिलेंगे। ये जो हाई डिस्टेंस वाला ये जो मिलता है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं हम लोग? मेजर एक्सिस। सोमरफेल्ड के मॉडल में ही आया था ये चीज। और इसको क्या बोल दोगे आप? ये वाली को माइनर एक्सिस। क्लियर है बात? इतनी क्लियर है? देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट k दिया गया है। इस k को कैसे डिनोट किया गया है? देखो पहले वाले में, ये वाले में अगर बात करो n = 4 है, k = 2 है। यहाँ पे देखो n = 4 है, k = 1 है। यहाँ पे n = 4, k = 3। और जो पहला केस है n = 4 और k = 4, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। वो किसके लिए आ रही है? n और k की वैल्यू सेम किसके लिए आ रही है? जो सर्कुलर ऑर्बिट थी, जो किसने बताई थी? नील्स बोर। बोर के कॉन्सेप्ट में
बताया गया कि n और k क्या होंगे, सेम वैल्यू के होंगे। ठीक है, अब जो सोमरफेल्ड का मॉडल था, इन्होंने एक और चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस कराई। अभी तक हम लोग शेल की बात कर रहे थे, सोमरफेल्ड के मॉडल ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा दी जिसको हम बोलते हैं सबशेल। क्या बोलते हैं उसको हम? सबशेल। हाँ जी, k कांस्टेंट है, n है आपका शेल नंबर। अभी निकालेंगे, अभी इसको निकालेंगे। ये तो शेल नंबर है और k क्या है? क्या? हाँ, n4 दे रखा है, वही बताना चाह रहे। देखो, हाँ, सोमरफेल्ड ने क्या बोला? सोमरफेल्ड ने बोला कि अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे? शेल की बात कर रहे थे, या किसकी बात कर रहे थे? ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, इसकी बात कर रहे थे, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते थे नील्स बोर के कॉन्सेप्ट में? के एल एम एन, या इसी को क्या बोल सकते हो? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना, ये बोलते हैं। ठीक, सोमरफेल्ड नया कॉन्सेप्ट ले आया है, बोले शेल के अंदर जो होता है ना, एक और सब एनर्जी लेवल है, इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल, और इसके अंदर एक और क्या होते हैं? सब एनर्जी लेवल होते हैं। ये जो सब एनर्जी लेवल होता है, ये क्या बताया इन्होंने कि इसको 4 या और भी टाइप के होते हैं, 4 हम मेजर पढ़ते हैं, होते और टाइप के भी। बोला S P D F, क्या नाम दिया? G भी होता है आगे, 4 काम में यूज होता है, तो 4 काम याद रखते हैं। S P D F, ये क्या हो गए? इनको क्या बोला? सबशेल। किस शेल के अंदर क्या होगा? सबशेल होगा। ठीक, और इन सबशेल के अंदर जो नया मॉडल आया, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्क्रोडिंजर मॉडल, उसमें बताया गया कि इन सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं सबशेल के अंदर? ऑर्बिटल्स। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इनके अंदर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सबशेल का कॉन्सेप्ट दिया S P D F, ये किसने दिया था? सोमरफेल्ड। जो शेल का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? नील्स बोर ने। हाँ, इतनी बात क्लियर है सबको? अब बात करते हैं हम लोग कि भाई अगर हमें शेल का नंबर पता है तो हम सबशेल पता कर सकते हैं क्या कि कितने होंगे, या ऑर्बिटल पता कर सकते हैं क्या कि कितने होंगे, या इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं कितने होंगे। तो ये बताते हैं आपको, थोड़ा सा बना लिया, वेरी गुड। एक बार इसकी रीडिंग भी लगा देना अकॉर्डिंग टू सोमरफेल्ड। देखो, ये लास्ट क्लास का है ना, इसलिए ये क्या है लिखा हुआ है पहले से। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, सोमरफेल्ड इंट्रोड्यूस 2 मॉडिफिकेशंस इन बोर थ्योरी। बोर की थ्योरी में इन्होंने क्या किया? 2 मॉडिफिकेशन किया क्यों, ये भी सुन लो। जैसे अभी हमने बात की थी स्पेक्ट्रम की, कि स्पेक्ट्रम में क्या मिलेंगी? स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, है ना, जिनका नाम अलग अलग दिया था, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुर्न, और क्या था? हम्फ्री, ये दी थी ना। तो इनके जो भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखे गए, उसमें ऐसा देखा गया कि कुछ तो मेजर लाइंस मिल रही हैं, है ना, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा देखा गया कि जैसे मान लो एक लाइन ये मिल रही है ना, ये एक लाइन मिली, ये। अब कुछ ऐसी लाइंस थी जो इनसे भी फाइन और पतली देखने को मिली। कुछ तो थिक लाइंस दिखी और कुछ ऐसी दिखी जो फाइन लाइंस थी। कैसी थी? फाइन लाइंस। ये क्या है? पेन की थिकनेस, मान लो ये तो ज़्यादा थिकनेस वाला हो गया। एक मान लो ये लाइन मिल रही है और कुछ मिल रही है क्या आपको? एकदम पतली पतली फाइन लाइंस मिल रही है।
तो नील्स बोर से पूछा गया कि ठीक है भाई, नील्स बोर से ये बात हुई कि स्पेक्ट्रम चलो एक्सप्लेन हो गया कि ये लाइंस मिलती हैं, और लाइंस इसलिए मिलती हैं क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या दिखाई देती है, स्पेक्ट्रम में उसकी लाइंस दिखती हैं। ठीक है भाई। फिर इनसे पूछा गया कि ये लाइन का तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कुछ स्पेक्ट्रम में कुछ फाइन लाइंस भी दिख रही हैं, कुछ तो थिक लाइंस हैं, कुछ कैसी दिख रही हैं, फाइन लाइंस। तो इनसे पूछा गया कि भाई आप ये फाइन लाइंस क्या है, इसको एक्सप्लेन करो, स्पेक्ट्रम में ये क्या दिख रहा है, पतली पतली और लाइंस। तो उसको एक्सप्लेन करते हुए सोमरफेल्ड ने बोर थ्योरी में क्या किया, बोर थ्योरी में चेंजेस लाए, और इन्होंने बोला कि जो लाइंस मिलती हैं वो किसके अकॉर्डिंग मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाता है तब। लेकिन जो फाइन लाइंस मिलती हैं वहाँ पे क्या ट्रांजिशन हो रहा है, एक सबशेल से दूसरे सबशेल में जाएगा। शेल के अंदर क्या है, सबशेल, और उसमें अगर ट्रांजिशन होता है सबशेल टू सबशेल, तो जो लाइन मिलती है वो उतनी थिक नहीं मिलती है जो शेल टू शेल में मिल रही थी। ठीक है, तो सबशेल उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और सबशेल में कौन कौन से मेजर हम पढ़ते हैं, S P D F, 4 पढ़ते हैं। ये जो नाम S P D F दिया गया, ये साइंटिस्ट का नेम नहीं है, किस तरीके का स्पेक्ट्रम देखा जाता है उसकी बेसिस पे। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो स्फेरिकल दिखते हैं, उसकी बेसिस पे S नाम दे दिया है, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके डिफ्यूज्ड दिखते हैं, उसकी बेसिस पे D नाम दिया गया। तो ये स्पेक्ट्रम की बेसिस पे नाम दिए गए हैं क्या, SPDF। तो SPDF का कॉन्सेप्ट कौन लाया, सोमरफेल्ड। किस बेसिस पे आया कि स्पेक्ट्रम में जो पतली पतली और फाइन लाइंस दिख रही थी उसको एक्सप्लेन करो। तो उसको एक्सप्लेन इन्होंने किया कि भाई शेल टू शेल ट्रांसफ़र होता है, शेल से एक शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सबशेल से दूसरे सबशेल में जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये मान लो ये मेरा घर है, ठीक है, इस फ्लोर पे 4 रूम है। अब इस घर में कभी मैं इस रूम में हूँ, कभी उधर एडजेसेंट वाले में हूँ, कभी फिर उधर हूँ, कभी फिर उधर हूँ, फिर कभी इधर भी आ गई। तो ये क्या हो गया, आपका बन गया एक कि इस रूम से उस रूम, उस रूम से उस रूम, ये शेल हो गए। अब क्या किए जाए कि इसी रूम में मान लो 5 कंपार्टमेंट बना दिए जाए। जिस रूम में मैं हूँ उसको शेल बोल दो एक ही रूम में अगर 5-6 कंपार्टमेंट बना दिए जाए और उनका नाम दे दिया जाए A B C D E F, उसमें अगर एक ही रूम के अंदर हम कंपार्टमेंट को चेंज करते हैं तो एक ये बड़ा सा शेल है, उसके अंदर जो कंपार्टमेंट होंगे वो कैसे काम करेंगे, सबशेल की तरह। तो सबशेल थ्रू सबशेल जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो जो लाइंस मिलती हैं वो उतनी थिक नहीं मिलती हैं जितनी शेल टू शेल में। इसीलिए इसका रीज़न ये एक्सप्लेन कर पाए कि फाइन लाइंस इसी वजह से मिलती हैं। अब क्या क्या बोला इन्होंने, अकॉर्डिंग टू सोमरफेल्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज इन जनरल इज एलिप्स विद द न्यूक्लियस एट वन ऑफ फोकाई एंड द सर्कुलर ऑर्बिट इज ए स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। ये कह रहे हैं कि सर्कुलर तो नहीं होता है, ये बोल रहे हैं कि सब एलिप्स ही होता है। जितने शेल वेल हैं वो क्या है, सब एलिप्टिकल हैं। ठीक, उसमें से कोई एक केस ऐसा मिल सकता है जिसमें एक मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल हो जाए। मेजर और माइनर इक्वल हो जाएगी तो वो सर्कल बन जाएगा ना। तो बोले कुछ उसमें से सर्कुलर होंगे, बाकी सब क्या होंगे, एलिप्स का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। नेक्स्ट पॉइंट में बोला वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग एन एलिप्टिकल ऑर्बिट वेरीज इन एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्बिट। ये कह रहे हैं कि ऑर्बिट के अगर अलग अलग पार्ट पे जाओगे आप जो इलिप्टिकल है तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर होता है कि स्केलर, वेक्टर होता है ना। तो ये इनका कहने का टोटल मिला के, इसमें फिजिक्स में नहीं जाना है अपने को, बस इतना समझना है कि नील्स बोर ने बोला था कि अगर एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी ये होगी, उसको कैलकुलेट कर दिया। अब उसके किसी भी पॉइंट पे हो वो वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते थे बोर अपने फॉर्मूला से, लेकिन इन्होंने बोला कि जब इलिप्स में मूव करता है इलेक्ट्रॉन तो वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है।
कुछ स्पेक्ट्रम से रिलेट करके देखा होगा या रेडियस वगैरह चेक किया होगा, कोई चीज़ ऐसी हुई होगी भाई। अगर रेडियस नहीं सेम आ रहा है तो क्या होगा? रेडियस डायमीटर बात एक ही है, मतलब डबल कर दोगे। हाँ तो वो तो उन्होंने किया था, वो काम शायद रदरफोर्ड ने किया था। फिर क्या बोल रहे हैं? ये ज़्यादा चला नहीं, ये सोमरफेल्ड ज़्यादा नहीं चले। चलता कौन है ज़्यादा? नील्स बोर। ठीक है। अब इसमें एक थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। उसकी बेसिस पे इन्होंने बताया था कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन एलिप्स के अलग अलग पार्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना है बस, बाकी और कुछ खास इसमें बात ना है। ये कह रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे होगा तो उसका एंगल ऑफ रेवोल्यूशन भी अलग होगा। एंगल ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं? ये एलिप्स है मान लो, है ना, एक सेंटर मान लिया हमने, है ना। अब बोल रहे यहाँ पे है, इसको मान लो, यहाँ पे है, इसको मान लो, है ना। तो एक सेकेंड में मान लो, एंगल ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब मान लो एक सेकेंड में कोई 1 डिग्री घूमता है, ठीक है। अब दूसरे एक सेकेंड में अगर नील्स बोर का मॉडल होगा तो वो कहेगा दूसरे एक सेकेंड में भी वो 1 डिग्री और घूमना चाहिए। लेकिन इनके मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि एंगल ऑफ रेवोल्यूशन भी चेंज होता है। तो इतना ध्यान रख लेंगे कि एलिप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था और क्या बात की थी इन्होंने? सबशेल का कॉन्सेप्ट दिया था। सोमरफेल्ड ने किसका कॉन्सेप्ट दिया था? सबशेल का कॉन्सेप्ट दिया था। सोमरफेल्ड मॉडल गिव्स इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटल्स एंड बोर सर्कुलर ऑर्बिट्स एज कंसीडर्ड टू बी अ स्पेशल केस। बोर की जो सर्कुलर ऑर्बिट थी उसको बोला गया कि इलिप्टिकल का एक स्पेशल केस है जिसमें माइनर और मेजर एक्सिस दोनों क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। जब दोनों इक्वल हो जाएंगी तो सर्कल बन जाएगा। तो बोला कि ये सर्कल होता नहीं है, होती कैसी है? इलिप्टिकल। बस एक केस ऐसा होगा जिसमें मेजर और माइनर एक्सिस इक्वल हो गई, वो नील्स बोर का। हाँ, ये कह रहे हैं सोमरफेल्ड। हाँ, तभी सर्कल बनेगा। ठीक है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं कि हमने बताया कि एनर्जी लेवल होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? शेल। फिर उनके अंदर क्या होता है? सबशेल। ठीक है। फिर उनके अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स अभी पढ़ेंगे। फिर उनके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब अगर आपको किसी एटम में शेल नंबर बोल दिया जाए कि शेल नंबर 4 है, उसमें ऑर्बिटल का नंबर बताइए, सबशेल का नंबर बताइए और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो बताइए। तो कैसे ध्यान रखते हैं हम लोग? अगर शेल का नंबर n है तो सबशेल भी उसमें n होंगे, ऑर्बिटल्स उसमें होंगे n स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे 2n स्क्वायर। याद रख लेंगे। शेल का नंबर अगर n है तो सबशेल उसमें कितने होंगे? n। और ऑर्बिटल कितने होंगे? n स्क्वायर। और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2n स्क्वायर। एग्जाम्पल ले लें। जैसे हमने बोला शेल नंबर 2 है हमारे पास, सेकेंड शेल की बात हो रही है, तो उसमें सबशेल कितने होंगे? तो आपको पता है ये होता है n और सबशेल भी कितने होते हैं? n ही होते हैं, तो 2 सबशेल होंगे। अब आपसे बोला जाए ऑर्बिटल बता दो इसमें, तो क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4।
अब आपसे बोल दिया जाए कि ये जो शेल है, शेल नंबर 2 है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो फॉर्मूला क्या है, 2n² 8। तो कोई शेल आपको पता हो तो आप सब शेल और इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल निकाल सकते हैं, यस और नो, निकाल लेंगे पक्का। अच्छा देखो, कोई भी जो शेल होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन अगर आप देखते हो टोटल इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन दो तरीके से मूव करते हैं। एक इसका मूवमेंट होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज, दूसरा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जितने भी किसी शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसके हाफ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करते हैं और हाफ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड शेल में एंटी क्लॉकवाइज कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, तो आप क्या बताओगे, 4 बताओगे, और क्लॉकवाइज कितने मूव कर रहे होंगे, 4। आधे क्लॉकवाइज मूव करेंगे, आधे कैसे मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं पक्का। क्या हुआ है तुमको आज, अब देखो, एक आपका दिया हुआ मेजर एक्सिस की लंबाई और एक क्या दी हुई है, सेमी मेजर लिया है इन्होंने। सेमी का मतलब जानते हैं ना, सेमी का मतलब हाफ। तो मेजर एक्सिस, इसमें से बड़ी एक्सिस कौन सी लग रही है, यही लग रही है, ये वाली, ठीक है। तो आपने ले लिया इसका आधा, सेमी मेजर एक्सिस मतलब ये, वो भी ले लिया। सेमी माइनर का क्या मतलब हो गया, सेमी माइनर का मतलब छोटी वाली एक्सिस ये है CD, तो इसका आधा ले लिया OD। इसकी लेंथ B है और इसकी लेंथ क्या है, A है। अगर इन B और A में हम रिलेशन निकालते हैं तो B और A में रिलेशन आता है B/A, मतलब आपका माइनर का डिवाइडेड बाय मेजर का। इन दोनों को अगर डिवाइड करके देखते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं K/N। ये जो K होता है ये क्या है आपका, एक कांस्टेंट है, और N तो आपको पता ही है क्या है, शेल नंबर। होता ऐसा है ही नहीं ना। नील्स बोर के मॉडल को क्यों चला रहे हैं, चला रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी नया कुछ वेलोसिटी निकालने का आया नहीं, रेडियस निकालने का आया नहीं है, इसलिए चला रहे हैं। होता तो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्क्रोडिंजर वेव मैकेनिकल मॉडल जिसको बोलते हैं। एग्जैक्टली अभी जो मॉडर्न थ्योरी है वो क्या कहती है कि इनका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ऐसा शेल वेल कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। अब पढ़ लें इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, अब आ जाते हैं ऑर्बिटल पे। ऑर्बिटल क्या चीज़ है, किसने दिया, क्या क्या चीज़ें हैं, सबको क्लियर हो रही है बात। एक ही वैल्यू, ये NR एक फैक्टर है, रेडियल का फैक्टर लेते हैं, तो इसका अपने को कोई काम नहीं है इसलिए बताया नहीं आपको। ये पूछते भी नहीं है। हाँ, सोमरफेल्ड का मॉडल पढ़ रहे हैं तो इस थोड़ा सा वो कर लिया, बाकी ये क्योंकि ये चले नहीं ना ये लोग ज़्यादा। एक चीज़ है N/L, अभी N और L निकालना सीखेंगे, और होता क्या है N और L अभी थोड़ा सा बता देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला जाता है। N तो आपका होता है, इसको शेल नंबर भी बोलते हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर, शेल नंबर भी है। हाँ हाँ निकाला गया है ना। और एल क्या है आपका? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं, अभी निकालेंगे हम लोग। ये जो लेंथ होगी मेजर एक्सिस की, अगर इलिप्स मान रहे हो आप, तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ होगी और डिवाइडेड बाय माइनर एक्सिस की लेंथ, ये इक्वल होता है n बाई एल के। n और l हम निकालते हैं, एक्सिस की लेंथ हम नहीं निकालते। अंशुल आप स्कूल जाने लगे? कितने दिन जा रहे हो? जैसे 2 दिन जा रहे हो? हाँ अभी तो लोग जा रहे हैं अटेंडेंस के लिए। चलो ऑर्बिटल पढ़ा दें आज। ऑर्बिटल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कहाँ रहना है? ऑर्बिटल में। और पूरी केमिस्ट्री किसके ऊपर बेस्ड है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कूद के कहाँ गया, सारे फिनोमिनन केमिस्ट्री में किसके ऊपर बेस्ड हैं? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, देखो energies of these subshell followed the order of S, P, D, F। इसका मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, S से P पे जाओ, P से D पे जाओ, D से F पे जाओ, तो उसकी एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज करती जाती है। ये क्या है? कुछ खास बात नहीं है। चलो भैया, SPDF की खोज की थी इन्होंने और फाइन लाइंस का एक्सप्लेनेशन दिया था। यही इनका अचीवमेंट था। इनके मॉडल का अचीवमेंट क्या था? इन्होंने जो फाइन लाइंस का एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि स्पेक्ट्रम में फाइन लाइंस क्यों मिलती हैं। वो उसका रीज़न ये था कि SPDF ये किसी शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और शेल के अंदर ही जब ट्रांजिशन होगा S से P पे या P से D पे या D से F पे जाएंगे तो लाइंस कैसी मिलेंगी आपको? फाइन लाइंस मिलेंगी। ठीक है, अब देखो, अभी SPDF कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आ रहा है क्या? जिन्होंने स्कूल में पढ़ा उड़ा होगा उनको तो आ रहा होगा अभी SPDF आपको। तो पहला मॉडल कौन सा था? जॉन डाल्टन ने दे दिया था। ठीक है, फिर दूसरा मॉडल कौन सा था? थॉमसन वाला था, वाटरमिलन। फिर उसके बाद कौन आ गए थे अपने? रदरफोर्ड आ गए थे, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी, न्यूक्लियर मॉडल या प्लेनेटरी मॉडल बोलते हैं। फिर उसके बाद कौन आए अपने? नील्स बोर आ गए। ये देखो नील्स बोर का नया दिया गया है, कौन सा मॉडल बनाया है इन्होंने यहाँ पे? नील्स बोर और सोमरफेल्ड दोनों ने मिलके, हाँ दोनों जो आपके बनाए उन्होंने क्या बोला? दोनों ने मिलके जो एक्सटेंशन वाला मॉडल बनाया उसमें क्या कर दिया कि सर्कुलर स्पेशल केस बोल दिया, बाकी किसको बोला कि वो इलिप्स है। ये जो है वो आप नया हाँ बता रहे हो? हाँ ये नया है। तो नया कैसे मतलब ये सर्कुलर ही है सारे के सारे? अरे ये सर्कुलर है लेकिन इसमें इलिप्स भी बताया है इन्होंने। जो अब नील्स बोर का जो नया मॉडल है ना वो एक्सटेंशन है, सोमरफेल्ड के साथ मिल करके एक्सटेंशन है। अब ये आ गया नया, अब ये पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या है आपका? एरविन स्क्रोडिंजर या स्क्रोडिंगर बोलते हैं। इन्होंने दिया था कौन सा कॉन्सेप्ट? ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। इनका जो मॉडल है एरविन स्क्रोडिंजर का, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। 4 लाइन की थ्योरी है ये।
मतलब 4 लाइन की थ्योरी हमें पढ़नी है, ये मतलब है तो बहुत बड़ी थ्योरी, ठीक है। और कहाँ पढ़ाया जाता है आपको, कहाँ पढ़ोगे, एमएससी वगैरह में पढ़ते हैं, हायर क्लासेस में इनका मॉडल है। इसमें हमें जो इनके मॉडल से इंटरप्रिटेशन निकले, जो इनके मॉडल की फाइंडिंग्स थी फाइनल, उनको हम लोग पढ़ेंगे। नाम क्या था, एरविन स्क्रोडिंजर। इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, वो वेव के बेसिस पे थी, और इनका जो मॉडल था, ये मॉडल किस पे बेस्ड था, इनका मॉडल कहता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो ना एनर्जी लेवल में होते हैं, ना सबशेल में होते हैं, किस में होते हैं, ऑर्बिटल में होते हैं। और ऑर्बिटल होता क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये अपना कौन है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी वो पार्ट, न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी वो पार्ट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। तो जहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी होगी, कोई ऐसा न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई ऐसा एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है। इस बात को कैसे समझ सकते हैं, देखो जैसे मान लो ये कोई स्कूल है, क्या है ये, स्कूल, किसका स्कूल है ये, अंशुल का, क्या नाम है, सेंट एंसलम, यही नाम है आपके स्कूल का, यही नाम है, अरे यही नाम है, अंशुल का स्कूल है ये, ठीक है। अब देखो ये एरिया है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, यहाँ पे सब, ये मान लो लाइब्रेरी है, ये मान लो गेम्स के लिए जोन है, यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, यहाँ पे सेमिनार वगैरह होते हैं, कुछ हॉल वगैरह ऐसा है, ठीक है, और कुछ और चीज़ें हैं, ठीक। अब मान लो कि अंशुल के स्कूल में कोई एक्टिविटी हो रही है, और अंशुल किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेमिनार वगैरह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो जो सेमिनार का टाइम है, मान लो अपना क्या टाइम है, 11 to 2 है। तो अगर अंशुल से आपको मिलना है, तो आप क्या सोचोगे कि अंशुल ने सेमिनार में पार्टिसिपेट किया है, तो अंशुल के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में, लाइब्रेरी में, क्लासेस में, या सेमिनार हॉल में, या गेम्स में, कहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं, वही क्या हो गया उसका, ऑर्बिटल हो गया। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ वो 3D स्पेस, 3D होता है जो इसकी बात की थी, नील्स बोर ने जो बात की थी, ऑर्बिट्स को इन्होंने 2D में देखा था, क्या बोला था इन्होंने, 2D है ये, और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल में 3D की बात कर रहे हैं। वो न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो 3D स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। मान लो हमारा ये न्यूक्लियस है किसी एटम का, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एरिया में मान लो यहाँ पे 1-2 है, और मैक्सिमम 100 इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे इस एरिया को, इस एरिया को क्या बोलोगे, ऑर्बिटल। तो वहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। और कैसा इसको बोला गया, 3D। एटॉमिक ऑर्बिटल, atomic orbital are mathematical function that provide insight into the wave nature of electron or pairs of electron that exist around the nucleus of atom। ये किससे निकाले गए थे, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट किस में आया, एरविन स्क्रोडिंजर की इक्वेशन, जो वेव मैकेनिकल मॉडल था, उससे निकल के आया ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। क्या लिखा हुआ है इन्होंने,
In the field of quantum mechanics, atomic theory, these mathematical functions are often employed in order of determine probability of finding electron in a specific region around the nucleus of atom. Specific region होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिले. और क्या भाई, कुछ खास बात नहीं है, जो मोटी मोटी बात मैंने समझाई वही है. ठीक. अब ऑर्बिटल के शेप की बेसिस पे उनको नाम दिया गया है. अलग अलग तरीके के ऑर्बिटल, अगर टाइप ऑफ ऑर्बिटल आपसे पूछे जाए तो आप क्या क्या बताओगे? टाइप्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स में एक को बोलते हैं एस, दूसरे को बोलते हैं पी, तीसरे को बोलते हैं डी, चौथे को बोलते हैं एफ और भी होते हैं. इनका शेप देखा गया कि ये कैसे शेप के हैं, कैसा एरिया होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाएंगे. तो जब एस को देखा गया, एस किसको बोला गया? एस को देखा गया तो बोला गया स्फेरिकल. इसका मतलब ये मान लो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होगा अगर वो एस ऑर्बिटल में है तो कैसे होगा? ये मान लो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं एस ऑर्बिटल में है, तो जो शेप दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा? स्फेरिकल. मतलब मान लो ऐसा दिखेगा, ये इलेक्ट्रॉन है. शेप कैसा बना रहे हैं? ये 3D में अगर देखोगे तो स्फेरिकल हो जाएगा. यस और नो? ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये मिलके कैसा स्पेस बना रहा है? स्फेरिकल. ठीक. अब अगर P की बात, ये S के लिए है, P की अगर बात करो तो P में जो क्लाउड दिखता है वो इस तरीके से दिखता है, जैसे कि कोई लीफ हो उस तरीके का. P में कैसा दिखता है? ये मान लो न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ एक ऐसा दिखाई देगा क्लाउड और एक ऐसा एरिया दिखेगा. यहाँ पे होंगे इलेक्ट्रॉन. डंबल. ये स्फेरिकल था. ठीक है. अब ये जो स्फेरिकल होते हैं ये 3 तरीके के. पी आपको कितने टाइप्स के देखने को मिलते हैं? 3 तरह के देखने को मिलते हैं. एक को बोलते हैं पी एक्स, एक को बोलते हैं पी वाई, एक को बोलते हैं पी जेड. 3 एक्सिस होती हैं. अगर पी एक्स के अकॉर्डिंग है, अलॉन्ग है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो आप क्या बोलोगे? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो पी एक्स बोल दो. वाई के अलॉन्ग है तो क्या बोल दोगे? पी वाई. और जेड के अलॉन्ग होगा तो क्या बोल दोगे आप? पी जेड. कुछ बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चे अब ये देखो पी एक्स पी वाई पी जेड को देखो. ये कौन सा है? ऐसे देख पा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारी डायरेक्शन में है. स्फीयर जब बनता है तो क्या होगा? रेडियस सब सेम हो जाएगी, सारी डायरेक्शन में इक्वल है. अगर x में जाओ तो भी, y में जाओ तो भी, z में जाओ तो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? इक्वल है. तो सब तरफ अगर होता है ऐसा स्फेरिकल बनाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? s ऑर्बिटल. p की अगर बात करो, इसको अगर आप x एक्सिस बोल रहे हो तो px क्या हो जाएगा? px ये हो जाएगा. अगर आप इसको बोलते हो y एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे शेप में दिखता है तो इसको नाम क्या देंगे? py. अगर ये z एक्सिस के अलॉन्ग दिखता है आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो इसको क्या नाम दे दोगे? pz. ये बात क्लियर है सबको? P में कितने तरह के देखने को मिल सकते हैं हमको इलेक्ट्रॉन क्लाउड? px, py, pz. ठीक है. x एक्सिस के अराउंड जो होगा उसको क्या बोलेंगे? px. डंबल शेप है. y के अराउंड होगा py और z के अराउंड होगा तो क्या बोलेंगे उसको? pz. क्लियर? तो P में क्या क्या था?
px था, py था और pz था। अच्छा, देखा ऐसा गया है कि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना px और py और pz, इन तीनों की एनर्जी सेम होती है। क्या होती है एनर्जी? सेम। px, py और pz, इन तीनों की एनर्जी क्या होगी? एनर्जी सेम होती है। और ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्वल होती है उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स which have same energy are called, अभी इससे क्वेश्चन आया था जल्दी ही, are called डी, बोलिए किसी को कुछ बोलना है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीजेनरेसी। px, py, z, pz की एनर्जी क्या है? तीनों की सेम है। p में 3, px, py, pz, तीनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। क्लियर है बात सबको? यहां तक याद हो गया? ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? एरविन स्क्रोडिंजर के वेव मैकेनिकल मॉडल से। ऑर्बिटल होता क्या है? ऑर्बिटल है आपका 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। कोई एरिया ऐसा है, अगर किसी एटम में 50 इलेक्ट्रॉन है सपोज, ठीक है, किसी सैंपल में, और 50 के 50 एक पर्टिकुलर एरिया में, 50 में से 48 एक पर्टिकुलर एरिया में है, तो वो एरिया क्या बोला जाएगा? ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल में s जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो s का अगर शेप बोला जाए तो कैसा बोलेंगे? स्फेरिकल। p ऑर्बिटल में 3 तरीके के देखने को हमको मिलते हैं, px, py एंड pz। px में x एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, डम्बल शेप बनेगा। py में y एक्सिस के लॉन्ग और pz में z एक्सिस के लॉन्ग। तीनों ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी सेम होती है। सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी। क्या कहते हैं? डीजेनरेशन। अब डी ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। डी ऑर्बिटल्स की अगर बात करो तो हमें 5 तरीके के देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं डी एक्स वाई, एक को बोलते हैं डी वाई जेड, एक को बोलते हैं डी एक्स जेड, एक होता है डी जेड स्क्वायर और एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहला काम क्या है आपका कि ये नाम याद करना। कौन कौन से हैं? एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड और डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है बात? अब इनका शेप कैसा होता है? अगर शेप की बात करो तो इनको बोलते हैं डबल डम्बल। क्या बोलते हैं? डबल डम्बल शेप होगा इनका। और जब हम बात करेंगे एक्स वाई की, किसकी बात करें? एक्स वाई की, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस प्लेन में होगा? एक्स वाई प्लेन में। किस प्लेन में होगा? एक्स वाई प्लेन में होगा। मान लो हमने बोला ये एक्स एक्सिस है ये वाली, और ये वाली वाई एक्सिस है। एक ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। तो एक्स वाई प्लेन अगर बोलोगे तो कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स वाई प्लेन। तो इस प्लेन में अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है डबल डम्बल शेप में तो उसको क्या बोलोगे? डी एक्स वाई। वाई जेड प्लेन में होगा तो क्या बोल दोगे उसको? डी वाई जेड। अगर एक्स जेड प्लेन में होगा तो नाम क्या आ जाएगा? एक्स जेड। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड में था एक्सिस के अलॉन्ग, यहाँ पे किसके अलॉन्ग बोलेंगे? प्लेन के अलॉन्ग। एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन है तो डी एक्स वाई, वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन है तो डी वाई जेड, और एक्स जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन है तो किसको बोल देंगे? क्या बोल देंगे? डी एक्स जेड। ठीक। तीसरा चौथा जो टाइप है वो कौन सा है? डी जेड स्क्वायर। कौन सा टाइप है? डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे भी इस जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक रिंग फॉर्म में भी होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ऐसे तो है ही है, ऐसे भी होता है, ये रिंग फॉर्म में भी होता है।
ठीक है, तो ये क्या है, स्पेशल केस देखने को मिल रहा है आपको, dz स्क्वायर। फिर उसके बाद एक बचता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका शेप अगर हम लोग देखें dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे xy को हमने बोला था dxy को, तो हमने बोला xy प्लेन में होगा। इसमें क्या होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो x एक्सिस होगी और जो y एक्सिस होगी, उन दोनों से 40-45 डिग्री एंगल पे आ जाओ। कितने पे आ जाओ, 45 डिग्री के एंगल पे आ जाओ। तो बीच में जो प्लेन बनेगा उस प्लेन पे ये प्रेजेंट होगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर होती है बात, यस और नो? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला मैं समझ लिया। एक्स स्क्वायर देखो, एक्स वाई को हमने क्या बोला था कि किस प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा, है ना। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये इसका केवल नाम है, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से निकाले गए हैं, इसका मैथ्स से उतना ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है, निकाले मैथ्स के ही थ्रू गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर देखोगे तो ये एक्स वाई प्लेन जो बन रहा है उसके 45 डिग्री एंगल पे होगा। किस पे होगा ये, 45। ये जो तीनों अपनी एक्सिस होती हैं एक्स वाई और जेड 90 डिग्री पे होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। और अगर तीनों प्लेन ले लो, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन, तो वो भी 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है। तो उनसे आप 45, चलो बीच में प्लेन बनाओ, एक्स से और वाई से बीच में कोई प्लेन बनाओ, उस पर ये प्रेजेंट होगा। इसका एक और चीज़ दिखाते हैं और क्लियर